सो ऑलराइट गाइस, तो आज हमें शुरू करना है फ्रॉम टॉपिक 1.4 इंक्लूसिव ग्रोथ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो किसी के पास कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर? इंटरनेशनल लेवल पे मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकलता है? It's UNDP. So you, along with UNDP, there's one another organization called Oxford Poverty and Human Development Initiative. So Oxford यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जो UNDP के साथ कोलैबोरेट करता है एंड देन ये रिपोर्ट इंडेक्स जो है वो निकालता है। सो एक एड ऑन क्वेश्चन है इसके अंदर कि ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये किस बॉडी ने निकाला है? नीति आयोग। करेक्ट। नीति आयोग प्लस यूएनडीपी और ओपीएचआई जो है वो साथ में मिलके ये रिपोर्ट निकाला है इंडिया के अंदर। ठीक है। सो कोई बता सकता है तीन ब्रॉड पैरामीटर क्या है जो यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसके? हेल्थ है, Health है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और उसके सब पैरामीटर्स है। ओके, टोटल सब पैरामीटर्स कितने हैं? 3 3 6 4 10 होंगे शायद या 9। हाँ, तो 10 पैरामीटर्स हैं उसके। तो एक बार मैं जस्ट क्विकली बोल देता हूँ ताकि थोड़ा दिमाग में सबके बैठ जाए वो चीज। सो न्यूट्रिशन है जो कि हेल्थ के अंडर है। हेल्थ के अंडर है चाइल्ड मोर्टेलिटी, देन है एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, देन है स्कूल अटेंडेंस, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स। ठीक है। तो ये ब्रॉड 10 जो इंडिकेटर्स हैं which are divided in these three broad parameters। ठीक है। सो उनका अलग अलग वेटेज है, तो जितने वो हैं उस हिसाब से उनके अंदर फर्दर डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, इक्वल डिवीजन उनमें। सो एक एड ऑन क्वेश्चन है कि जो एमपीआई है इसकी वैल्यू या इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? व्हाट इज द रेंज ऑफ एमपीआई? 0 to 1। 1 करेक्ट। तो 0 to 1 है। 0 मतलब कि एकदम मल्टी डायमेंशनल एकदम एक्सट्रीमली पुअर है, एंड 1 मतलब कि कोई ऐसा कोई पॉवर्टी नहीं है। ठीक है। सो इसमें एक एड ऑन क्वेश्चन है जो अभी हमने पैरामीटर्स देखे, तो ट्रू और फॉल्स बताना। सो चाइल्ड मोर्टेलिटी इज कंसीडर्ड डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 5 years of age अंडर दिस पैरामीटर। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो क्या है? 1 year. बिलो 18 इयर्स कोई भी डेथ होती है तो वो काउंट करते हैं। करेक्ट। सो वो चीज थोड़ा कंफ्यूज मत होना, जब भी यूजुअली हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन जनरल बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेस देन 5 years ऑफ एज, बट इस स्पेसिफिक रिपोर्ट के लिए लेस देन 18 हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक और पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज कि जो ड्रिंकिंग वाटर वाला जो पैरामीटर था, सो वहां पे एवरी हाउस होल्ड नीड्स टू हैव अ फंक्शनल टैप। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है आई थिंक। क्यों? फंक्शनल टैप का वो तो नहीं है, लेकिन इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। अब उसका क्राइटेरिया टैप वाटर कंसिडर करता है या नहीं, ये कंफर्म नहीं। हाँ, तो मतलब टैप वाटर घर में होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप विद इन 30 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस एरिया के अंदर आपके पास ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी है तो आपको उस पैरामीटर के अंदर पुअर नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा वो यूनिक चीज इस सेंस में है कि वो सिर्फ फंक्शनल घर के अंदर टैप कनेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपके सराउंडिंग में नेबरहुड में अगर 30 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर पानी अवेलेबल है वहां से आप भर के ला सकते हो, तो यू आर कंसीडर्ड कि यू आर नॉट मल्टी डिमेंशनल पुअर इन दैट पार्ट। ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उस रेस्पेक्ट में। सो इंडिया ने जो ये अडॉप्ट किया है नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स,
तो इसमें दो पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं इस इंडेक्स के अंदर। तो कोई बता सकता है क्या है वो पैरामीटर्स? पढ़ा नहीं है क्या किसी ने? दो पैरामीटर्स ऐड हुए हैं ना इसके अंदर। एजुकेशन हेल्थ ना सर आप? एजुकेशन हेल्थ नहीं है यार, वो तो एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स हैं ही इस रिपोर्ट के अंदर। जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया ना, उसमें दो चीजें ऐड की गई हैं। एक तो है एंटीनेटल केयर है एंड दूसरा बैंक अकाउंट है। तो एंटीनेटल केयर जो है वो हेल्थ वाले पैरामीटर में ऐड किया गया है, और जो बैंक अकाउंट है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंडर ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। एंड फर्दर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस रिपोर्ट के लिए बेसलाइन जो बेस ईयर क्या रखा गया है इस रिपोर्ट के लिए? वो नहीं रखा गया है, कोई बेस ईयर नहीं। नहीं, वो ये नहीं है, वो आगे एक रिपोर्ट आएगा वो है। इसके लिए एक रेफरेंस पीरियड रखा गया है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2000 सॉरी 4 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका रेफरेंस पीरियड 15-16 था, तो वो चीज यूज करी हुई है हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे एंड से। सो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, यूएनडीपी एक रिपोर्ट के अंडर निकालता है, तो उस रिपोर्ट का क्या नाम है? Human Development Report. करेक्ट। तो वो थोड़ा सा देख लेना। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? एक क्वेश्चन है मैं हम्म, यस ले। आई हैव वन क्वेश्चन। ये यूएनडीपी ने अभी एक रिसेंटली एक और इंडेक्स इशू किया है, वो कौन सा है? उसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ही आता है। वो ग्लोबल वार्मिंग लिंक था क्या कुछ इंडेक्स? नहीं, PHDI, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI। उसमें उन्होंने प्लानिटरी प्रेशर को भी कंसीडर किया है HDI के साथ में, तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने इशू किया। करेक्ट। तो हाँ, ये चीज न्यूज में था, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। हाँ, इसमें इन्होंने दो चीजें ऐड की थी, एक तो पर कैपिटा कार्बन एमिशन एंड पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट। तो इन दोनों को ऐड करके जो भी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में प्लानिटरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी कंसीडर किया था इस इंडेक्स में। पूरा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? पीआई से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक एजुकेशन रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट करके। वो बताओ कौन सा फाउंडेशन मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है? प्रथम। ये सर रिपोर्ट बोल रहे हो ना? हाँ ये सर। प्रथम, एनजीओ प्रथम। हाँ प्रथम। कूल है। सो इंडिया का रैंक क्या है अभी, जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है 2021 के लिए, उसमें इंडिया का क्या रैंक है? सो रैंक इंडिया का 62 है आउट ऑफ 109 कंट्रीज। एंड इसका एक थीम भी था, तो थीम थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि पूछ लेता यूपीएससी मतलब रिपोर्ट वगैरह का क्या थीम रहा था। तो थीम वाज अनमास्किंग डिस्पैरिटी बाय एथनिसिटी, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पता होना। एंड टॉप 5 कंट्रीज बता दो, या टॉप 3 कंट्रीज बता दो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। अच्छा, वो 21 का एमसीआई 66 दिखा रहा है, वो 2020 था क्या 62 वाला? यार इन्होंने मैगजीन में लिखा हुआ है ना ऊपर, जस्ट इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है ये चीज। हाँ मतलब वही नेट पे चेक कर रहा था, पता नहीं अलग दिख रहा था इसलिए
कंफर्म कर लेना एक बार। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो टॉप 5 कंट्रीज बता दो कौन सी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। स्कैंडिनेवियन कंट्री होगी। इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान। हाँ, मतलब वो टॉप 5 इन द सेंस सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर कहाँ है, तो वो इंडिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है। तो ये टॉप 3 कंट्री लगा लो। फिर इथियोपिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज है। तो थोड़ा सा ऑर्डर दिमाग में रखना, कई बार ये भी पूछ लेता है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ एमपीआई। ठीक है। सो एक आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने शायद पूछना इसमें रह गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में पुअर कब कंसिडर करते हैं किसी को। सो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन डू वी कंसीडर समवन पुअर या मल्टी डायमेंशनल पुअर एज पर दिस इंडेक्स। 3 या उससे ज्यादा इंडिकेटर्स में अगर वो उससे डिप्राइव्ड हो। राइट, तो वो 3 या 3 से ज्यादा इंडिकेटर से डिप्राइव्ड है तो इट इज ही इज कंसीडर्ड कि मल्टी डायमेंशनल पुअर है वो। ठीक है, कूल है। तो अभी अगर एक ट्रू और फॉल्स पूछता हूँ, सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज हायर इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स। रिपीट करना। Multi-dimensional poverty is more prominent in urban areas as compared to rural areas. एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, मल्टी फॉल्स है यार, ये फॉल्स है, ये सामने लिख भी रहा है। नेशनल एमपीआई 0.118 है, रूरल के अंदर ये 0.1155 है, एंड अर्बन एमपीआई जो है वो 0.004 है। ठीक है, तो ज्यादा ओके ओके। हाँ, तो मतलब आपको ये चीज कंसीडर करना है कि जितनी हायर वैल्यू होगी उतनी ज्यादा पावर्टी होगी। तो रूरल के केस में जो पावर्टी है वो इट्स मच हायर एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। ठीक है, एंड वो समझ भी सकते हैं क्यों, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज हैं अर्बन एरियाज में बहुत प्रोमिनेंटली अवेलेबल होती है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर, सॉरी वाटर, और स्कूल एजुकेशन एंड वो सब, वो ज्यादा प्रोमिनेंटली अवेलेबल होती है। ठीक है, एंड इंडिया में स्टेट्स का ऑर्डर बता दो जिनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉवर्टी है एज पर दिस इंडेक्स। ऐसे बिहार ना। सो झारखंड, हाँ, यूपी। करेक्ट। सो बिहार है, झारखंड है, एंड लास्टली उसमें टॉप 3 में लास्ट है उत्तर प्रदेश। ठीक है, एंड जो सबसे कम या जिनका बोल सकते हैं पॉवर्टी बहुत कम है जहाँ पे, वो है केरला, फॉलोड बाय पुडुचेरी, फॉलोड बाय लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। ऑर्डर डायरेक्टली सवाल हो सकता है इस चीज के ऊपर भी। ठीक है, सो इंडिया में बहुत सारे पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए थे। तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट एफर्ट था दादा भाई नौरोजी का, बुक थी उनकी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम डिफाइन करने की कोशिश की थी पावर्टी, एंड विच वाज इंड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एक्शन इन इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट इंडिया के अंदर इस चीज को टैकल करने के लिए नेशनल प्लानिंग कमेटी बना था 1938 में। तो इसका फाउंडर कौन था, किसने फाउंड किया था इसको, एंड हु वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। बोस और नेहरू। बोस हाँ, शायद फाउंडर, नेहरू करेक्ट, चेयरमैन। करेक्ट, बोस वाज द फाउंडर एंड नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। नेक्स्ट था बॉम्बे प्लान, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, उन लोगों ने मिलके ये एक प्लान बनाया था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का डेवलपमेंट किस हिसाब से होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने पावर्टी लाइन भी डिफाइन करने की कोशिश की थी, जो लगभग 75 रुपीज के आसपास रखी गई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे एफर्ट हुए। तो कमिटीज आप देख ही सकते हो, दांडेकर, रथ अलग, लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन कमेटी। ठीक है,
सो एक मैंने अभी निमोनिक बनाया था इसको याद रखने का, कई बार इनका ऑर्डर नहीं याद रहता। सो ऐसा बनाया था कि दांडीकर ने एक अलग लकड़ी की टेबल खरीदी, ठीक है, एंड लास्ट में रंगराजन उसमें ऐड कर लेना अगर आप कोई निमोनिक बना सकते हो, ठीक है। सो और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? नहीं बोलते हैं। पॉवर्टी लाइन अपनी कितनी है इनकम वाइज, या तेंदुलकर या किसने कमेटी ने जो यूज करते हैं अपन? प्रकाश सर आप बता दो ये। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन के हिसाब से 972 रूरल एरिया में दिखा रहा है और 1407 दिखा रहा है अर्बन एरिया में। तेंदुलकर का कितना था वो, 23 रुपये ऐसा कुछ था ना, 22 या ऐसा कुछ, सॉरी परसेंटेज, 22% ऐसा कुछ। हाँ, तेंदुलकर का 22 रुपए था उसके अंदर पर कैपिटा। बाकी ये वैल्यूज तो यार बहुत ज्यादा वो डिस्क्रीट हैं तो इतना याद नहीं रहेगा। मेजरली ये याद रख लो कि कैलोरी पैटर्न किसने इंक्लूड किया था, न्यूट्रिशन किसने यूज किया था। जैसे अगर हम तेंदुलकर की बात करें तो उसने उसके अंदर एडिबल ऑयल्स, मिल्क, पल्सेस, उन सब पे भी ध्यान दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कैलोरी इंटेक बढ़ा रहे हो, आपको अपने न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो उस सेंस में था। सो आई थिंक उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको शॉर्ट में रखते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी के पास? ठीक है, कोई और क्वेश्चन नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो इस पे किसी के पास कोई क्वेश्चन है क्या? यार थोड़ा क्वेश्चन वेंशन पूछ लो यार अपने आप से ही। ऑलराइट, सो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकाला किसने, पहले तो ये बताओ। आरबीआई। हाँ, आरबीआई। आरबीआई, करेक्ट। और ये रिकमेंडेशन कहाँ से मिला था कि हमें ये चीज निकालनी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? सो ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये एक इनिशिएटिव था आरबीआई का 2019 से 24। तो इसके अंडर पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था कि हमें एक ये इंडेक्स निकालना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। सो कोई बता सकता है कि इसका बेस ईयर क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का? It has no base year. करेक्ट, इट हैज नो बेस ईयर, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एकमात्र शायद ऐसा इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे कोई बेस ईयर नहीं रहा है, नहीं तो हमेशा बेस ईयर जरूर होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पलाश सर। आप थोड़ा ये बताइए कि इसमें पैरामीटर्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर? एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी, 97 इंडिकेटर्स है साथ, तो 3 ब्रॉड करेक्ट। पैरामीटर्स है। एंड वेटेज हाईएस्ट किसका है इसमें, कौन से यूसेज, पैरामीटर का हाईएस्ट? कितना यूज कर रहे हो वो लोग। करेक्ट, करेक्ट। सो वेटेज का इसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है। एक्सेस का है 35%, यूसेज का है 45% एंड क्वालिटी का है 20%, ठीक है। सो इस इंडेक्स की रेंज कितना है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस इंडेक्स? 100। 0 to 100।
करेक्ट, 0 to 100, 0 रिप्रेजेंटिंग के बिल्कुल कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है एंड 100 मीनिंग के फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ठीक है। सो ये चीज था। नेक्स्ट इसमें बहुत सारी स्कीम्स भी डाली हुई थी, तो एक बार वो स्कीम्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। तो इसके अंदर एज ग्रुप जो है 18 से 50 ईयर्स है, हैविंग अ बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें कोई बता सकता है स्कीम में बेसिकली प्रोविजन क्या कहते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर? तो ये स्कीम्स वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटल पेंशन योजना पे यूपीएससी ने पहले एक बार सवाल पूछा हुआ है, तो प्रॉब्ली हो सकता है इस टाइप की स्कीम्स पे सवाल वापस आ जाए, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। सो जो जीवन ज्योति बीमा योजना थी उसके अंदर 2 लाख का डेथ कवर मिल रहा था, मतलब डेथ इंश्योरेंस कवर मिल रहा था ऑन पेइंग 330 रुपीज, ऑन पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 330 रुपीज एनुअली, ठीक है। सो एक चीज बताना कि ट्रू और फॉल्स बताना कि 330 के प्रीमियम पे लाइफ टाइम कवरेज मिल रहा है 2 लाख रुपीज का, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू है क्या? नहीं, फॉल्स है। लाइफ टाइम कवरेज नहीं है, 330 रुपए देके आप सिर्फ साल भर तक सिक्योर्ड रह सकते हो, ठीक है। सो वो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वाज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसके बारे में कोई बता सकता है क्या, इसमें क्या प्रोविजन थे? 12 ये रुपये एक्सीडेंट के लिए है। हाँ राइट, तो 12 रुपए का प्रीमियम था और एक्सीडेंट कवर जो था वो 2 लाख रुपीस का इसमें भी मिल रहा था, ठीक है। और वो एज क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, ऊपर हमने देखा था 18 to 50 ईयर्स है, यहाँ 18 to 70 ईयर्स है, ठीक है। फिर अटल पेंशन योजना भी हमने रिसेंटली जो हम प्रीलिम्स पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं 9:30 बजे, उसमें हमने ये चीज अटल पेंशन योजना काफी इलेबोरेटली डिस्कस किया था, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते प्रधानमंत्री जनधन योजना के सुरक्षा ऊपर। ये सुरक्षा हाँ बीमा योजना ये याद रखना कि उसमें ये स्पेशल है कि एक्सीडेंट वो कंप्लीट डिसेबिलिटी पे 2 लाख और पार्शियल पे 1 लाख देता है। राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसके कोई प्रोविजन बता सकता है क्या एनीवन? सो ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो इसके अंदर नो फ्रिल अकाउंट खुलता है। नो फ्रिल मतलब कि उसमें ज्यादा कोई ऐसी फैंसी सर्विसेज नहीं होती एंड उसके अंदर आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करना है, ठीक है। सो बहुत बेसिक सा बैंक अकाउंट होता है, बहुत बेसिक सी सर्विसेज मिलती है। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अंडर जनधन योजना the government also provides a free डीमैट अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, हाँ फॉल्स है, कोई डीमैट अकाउंट नहीं मिल रहा। नेक्स्ट, अंडर दिस इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख रुपीज इज गिवन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। करेक्ट, तो वो चीज सही है कि इंश्योरेंस कवर इसके अंदर मिल रहा है 1 लाख रुपए तक का, ठीक है। एंड इसके साथ एक रुपए कार्ड दिया जा रहा है मैंडेटरली, ठीक है। तो वो भी चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का इस टॉपिक पे? जनधन अकाउंट जनधन रिलेटेड एक हो रहा है क्या? नहीं बोलो। हाँ, इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो ट्रू फॉल्स? ट्रू है, 10,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है, अभी सर ने लिखा है थोड़ी देर पहले। ओके, एक और क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स अंडर पीएम जनधन योजना आर ओपन इन अर्बन एरियाज, ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स।
रूरल होना चाहिए ना। रूरल एंड सेमी अर्बन। करेक्ट। तो 2/3 से ज्यादा जो अकाउंट है वो रूरल और सेमी अर्बन में खोला गया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 66%। ठीक है। सो या करेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट था जो स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये स्कीम्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, यस सर। ऑलराइट। सो नीचे एक ऐप भी लिखा हुआ है, जन दर्शक ऐप। सो ये कौन से मिनिस्ट्री ने बनाया है, या ये किस बॉडी ने बनाया है ये ऐप? ऑलराइट। सो या थोड़ा ना, मतलब ये चीजें रिसर्च करनी चाहिए कि अगर लिखा हुआ है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग देख लें, क्योंकि सिर्फ पीटी पढ़ के आप सोचोगे कि हो जाएगा तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इन चीजों का बैकग्राउंड थोड़ा देख लो। तो ये जो ऐप है ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है उसने, एंड अलॉन्ग विद दैट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, एनआईसी जो है, तो उसने मिलकर ये बनाया है। तो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे लिखा हुआ ये कि जैसे सपोज कोई एक्सेस करना चाहता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो ही कैन लोकेट के कौन कौन से उसके एरिया के आसपास बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है, लाइक एटीएम, बैंक मित्रा, पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर एक ये भी चीज देखने को मिल सकती है कि कौन सा एरिया जो है अभी बैंकिंग के लिहाज से अंडर सर्व्ड है, मतलब वहां पे कोई बैंकिंग टच पॉइंट नहीं है। ठीक है। सो उस एरिया को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है कि हम उसको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंडर लेके आए उस एरिया को। ठीक है। सो ये एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ने लिया है इस सेंस में। ऑलराइट। कोई और किसी का क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक में, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले में? ऑलराइट देन, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये थोड़ा की कॉन्सेप्ट्स थे ऑन इंफॉर्मेशन ऑन एंड इंफॉर्मेशन ऑन फिजिकल पॉलिसी। तो फर्स्ट इज डेट टू जीडीपी रेशियो। तो ये हमने कल जो डिस्कशन था उसमें बहुत इलैबोरेटली डिस्कस कर ही लिया था कि सिंपली कितना हमारा जो ऊपर उधार है एंड कितना हमारा जीडीपी है उसका एक सिंपली रेशियो है। एंड जो एफआरबीएम था एक्ट के अंडर हम लोगों ने ये बोल रखा था कि सेंटर के लिए 40% तक होना चाहिए, एंड 20% जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए होना चाहिए बाय 24-25। तो ये टारगेट अचीव हो गया है क्या, तो बता सकता है क्या? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। सेंटर का 60 है और उसका 31 है शायद अभी। करेक्ट करेक्ट, कूल है। ऑलराइट देन, नेक्स्ट पे चलते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सो नेक्स्ट इज फिजिकल डेफिसिट। तो कोई फिजिकल डेफिसिट का वो फॉर्मूला बता सकता है कि व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? सो ये सामने ही लिखा हुआ है यार, उसको ही पढ़ दो कोई। So total expenditure of government, capital and revenue expenditure minus total income of the government which includes revenue receipts, recovery of loan and other receipts। ठीक है। उसके अलावा जो भी बच गया तो वो फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। ठीक है। सो ये चीज उस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सो ये इसने ना थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो इन्फोग्राफिक है ना ये बना रखे हैं। तो यूपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन्हीं लाइंस पे पूछ सकता है कि फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती है। So just a quick question कि physical deficit can lead to higher economic growth। तो ये सही रहेगा क्या? हाँ ट्रू हो सकता है, मैं बोला ना। तो यस इट मे लीड टू, वो शॉर्ट टर्म वाली चीज वो लिखा हुआ भी इन्फोग्राफिक में। तो इस सेंस में ये जो डायग्राम्स है ना ये थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करेगा। तो इन डायग्राम्स को जरूर देख लेना कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं वहां पे। ठीक है। सो ये और कोई क्वेश्चन है क्या इस टॉपिक से किसी का? ऑलराइट, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर बाइफर्केशन। तो करंटली गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स किस किस सेक्टर को डिफाइन कर रखा है?
What are those sectors considered as strategic? इमेज में दिख रहा है वो 4 मेजर सेक्टर्स है, उनके अंदर फिर बाइफरकेशन और किए हुए। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस एक में डाला है, तो पूरा मनी वाला है। फिर एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ये तो प्रेरोगेटिव रहता ही है, तो दे नहीं सकते किसी को। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन भी क्रिटिकल होता है, और पावर, पेट्रोल, पूल, ये सब भी इसमें है अपने गवर्नमेंट के इसमें स्ट्रेटजी सेक्टर की पॉलिसी में। करेक्ट। तो गवर्नमेंट जो बेसिकली जहां जहां नॉन स्ट्रेटेजिक एरिया में उसके बिजनेसेस है, वहां से इट वांट टू गेट आउट फ्रॉम दोज एरियाज, एंड जो स्ट्रैटेजिक है वहां पे अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, तो वही ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव है। सो कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो ये पूरा डिसइन्वेस्टमेंट वाला चीज देखता है? दीप में दीपम राइट, दीप हाँ राइट, दीपम है, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, तो वही ये पूरा लिस्ट वगैरह निकालता है। ऑलराइट, और एक नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ है मिनिस्ट्री फाइनेंस में, डिसइन्वेस्टमेंट लेके। तो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। करेक्ट। तो वो पहले कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था? इंडस्ट्रीज। करेक्ट। तो पहले वो हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर था, वहां से अब इसको निकाल के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डाला है, तो वो थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ने क्या एक क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज लुक्स आफ्टर disinvestment related to strategic sectors. True or false? फॉल्स। फॉल्स? नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर। ठीक है। कूल है। ऑलराइट, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं टॉपिक पे। सो ITAT ई द्वार, ठीक है। सो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बना है? इज इट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है यार, अब क्या पूछना, वो लिख के नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है ITAT का? कोई ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हो? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ITAT ई द्वार? ई फाइल करने वाले हैं ना अपन को पूरा इनकम टैक्स का पूरा जो है, तो इसमें पेपरलेस वगैरह जो भी आजकल रहता है गवर्नमेंट का, वही वाला है। कॉस्ट वगैरह बचाएगा उस हिसाब से। सो पूरा पेपरलेस रहेगा एंड थोड़ा क्विकर डिस्पोजेबल हो सकता है। इनकम टैक्स रिलेटेड जो केसेस हैं, जो इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास आता है, उनका फटाफट थोड़ा डिस्पोजल हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है। सो ऑलराइट, इसमें तो आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट था। किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज डू। ये आई टैक्स किस एक्ट से एस्टैब्लिश हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट से ना? हाँ, ईयर बता दो। 56 है क्या? नहीं, 1922। अच्छा, अच्छा, और एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो स्टेटमेंट सुनना, ठीक है। दो द ऑर्डर्स passed by ITAT are final, in case of substantial question of law, appeal lies to the High Court only. True or false? It's true. True. अच्छा क्वेश्चन था यार ये। नाइस। ऑलराइट, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम। सो ये पोएम के लिए कोई पहले तो ये बता दो होता क्या है पोएम?
ये तो वो टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है ना, मतलब बैप्स में जैसे वो ये कर लेते हैं अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं, आपका मैनेजमेंट और पूरा जो डिसीजन वहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। राइट। सो जैसे हम कल भी बात डिस्कस कर रहे थे, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला जो फिनोमिना, मतलब जो प्रोसेस करते हैं कई लोग, कई कंपनियां फॉर टैक्स एवेजन, तो उसी चीज को कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहा है कि आप जहाँ पे आपका मेन मैनेजमेंट कर रहे हो, जहाँ पे आपका इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, वहां वहां पे आपको टैक्स भरना चाहिए। ठीक है। सो कई कंपनीज क्या करते हैं कि वो बाहर अपना वो लेके चली जाती हैं टू टैक्स हेवन, मेन जो हेडक्वार्टर है, एंड वहां से फिर वो ये बताती है कि हम लोग मेजॉरिटी काम वहां से कर रहे हैं, जबकि वो कर इंडिया में ही रहे होते हैं। ठीक है। सो ये डिफाइंड है आईटी एक्ट के अंदर, तो एक लीगल प्रोविजन है हमारे जो आईटी एक्ट है उसके अंदर ये लीगली मेंशन्ड है। ठीक है। और बस आई थिंक इतना ही है इसके बारे में तो इम्पोर्टेंट, और तो कुछ लगाने में को। किसी और का कोई क्वेश्चन है केस में? ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो supplementary grant are required to be scrutinized by public accounts committee. ट्रू होगा फॉल्स? फॉल्स। यप, फॉल्स है। सो कौन सी ऐसी ग्रांट होती है जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्क्रूटिनाइज करती है? ग्रांट। कौन सा ग्रांट? ग्रांट। आपका ना नीति पहला वर्ड जो आप बोलते हैं ना वो कट ऑफ हो जाता है, फिर नेक्स्ट वर्ड सुनाई देता है, तो सिर्फ ग्रांट सुनाई दे रहा है। ग्रांट। हाँ, आई थिंक शायद एक्सेस ग्रांट बोलना चाह रहे हो ना। हाँ, तो एक्सेस ग्रांट सही है। एक्सेस ग्रांट जो होता है वो अगर कोई जिस चीज के लिए पैसा असाइन किया गया था किसी सर्विस के लिए, अगर उससे ज्यादा खर्च हो गया उस सर्विस में, तो फिर एक्सेस ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट ले सकता है। लेकिन इसके लिए जो परमिशन है ये नेक्स्ट ईयर मिलती है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तब ये मिलता है, एंड उससे पहले इट शुड हैव बीन स्क्रूटिनाइज्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ठीक है। सो वो चीज इंपॉर्टेंट था। सो ये चीज याद रखना कि एक्सेस ग्रांट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्क्रूटिनाइज करता है, तभी उसके बाद मिलता है। ठीक है। ऑलराइट, और किसी को कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड? ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गिनी कोफिशिएंट, ये इसके बारे में कुछ बता सकते हो? कौन से कर्व से हम बेसिकली गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं? हाँ, तो लॉरेंस कर्व से ये निकलता है। हाँ, अपर्णा में आप कुछ बोल रहे हो क्या? ऑलराइट। सो कोई ये बता दो कि इसका एक्स एक्स हाँ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होता है? इस कर्व के लिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होता है? पॉपुलेशन इनकम और इनइक्वलिटी का ग्राफ होता है। बेसिकली ऐसा होता है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो उसको करती है इक्वल, मतलब कि 1 का रिप्रेजेंटेशन है, और जो ये बना हुआ है वो 0, मतलब जैसे जैसे आप 1 के साइड टेंड होते जाएंगे, मतलब जो स्ट्रेट लाइन आपकी ये दिख रही है उस साइड होते जाएंगे, तो वैसे वैसे इनइक्वलिटी कम होती जाएगी। बेसिकली गिनी कोएफिशिएंट में ये होता है, जो कि लॉरेंस कर्व से अपन मेजर करते हैं। गिनी जो साइंटिस्ट थे उनने ये चीज डिस्कवर करी थी, और ये जितना ज्यादा रहेगा, ये जो अपन कर्व बना हुआ है जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा इनइक्वलिटी रहेगी। करेक्ट। सो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है येलो कलर में, सो ये है लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। तो अगर वो गिनी कोएफिशिएंट 0 है तो वो ऐसा कंडीशन है कि परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है, जो कि कहीं पे एज सच अवेलेबल नहीं है अभी तक। बाकी जो जनरली ये रहता है कुछ ना कुछ कर्व्ड ही रहता है। तो इसके अंदर फॉर्मूला देख लेना, a अपॉन a प्लस बी है, तब ये गिनी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला निकलता है। एंड जो y एक्सिस है वो इंक्रीमेंटल पॉपुलेशन है, मतलब
0% से लेके आप 100% पॉपुलेशन तक जाए जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज है, एक्स एक्सेस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सेस इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो मेजरली दो कंट्रीज के बीच में कि कितना हम कंपेयर कर सके कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटी कितना है, तो वो चीज इस ग्राफ से पता लगता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। ऑलराइट, सो के शेप्ड रिकवरी है टॉपिक, तो कोई डिफाइन करेगा व्हाट वाज के शेप्ड रिकवरी? सर, वेनेसा, रेमंड। हाँ अच्छा मतलब जब एक बार जब जीडीपी लोअर साइड में जब टेंड होती है, बाद में वो रिकवरी होती है, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के हिसाब से वो रिकवर करती है, तो के शेप एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें दो इससे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो अलग अलग सेक्टर्स आपके इसमें ग्रो कर सकते हैं अलग अलग रेट्स में, और दूसरे आपके क्योंकि सेक्टर्स में अलग अलग पीपल के ग्रुप होते हैं, तो आप इनइक्वालिटी भी शो कर सकते हो कि सारे जो पीपल है या ग्रुप है वो अलग अलग इससे इनकम या ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन कम या ज्यादा हो रहा है। तो मोस्टली तो शायद सेक्टर्स वाइज उन्होंने बोला है कि अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग ग्रोथ रेट से रिकवर करें, ये वाला इसमें ऐसा है कि लाइक कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे जैसे कि एग्रीकल्चर वाला हो गया, तो वो ऊपर वाला के शेप जो एक वो गया ग्राफ, वो ऊपर गया। जो नीचे गए वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वैसा मतलब के शेप मतलब एक सेक्टर बता रहा है कि यू आर गोइंग अपवर्ड्स एंड एक जिसमें यू गोइंग डाउनवर्ड्स, जिन सेक्टर्स में रिकवरी नहीं हो पाई है, मुश्किल है। मुझे अलाउड है बोलना क्या? मुझे पता नहीं था। सर बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ा सा कटेगा तो नेट के इशू पे, बट हाँ, एक बिजनेस साइकिल में क्या रहता है कि देयर इज डिप्रेशन, देयर इज अ रिकवरी। सो उस रिकवरी को लेके इकोनॉमिस्ट ने रखा था कि वी हैव वेरियस टाइप ऑफ रिकवरी, वन ऑफ विच इज योर के शेप। के शेप इज अ वेरी ऑफ्टनली used recovery in various sectors or various models, जिसमें बोलते ही है that there is a disjoint, right? तो decoupling हो रही है sectors में. Some sectors while growing, there are other sectors which are bleeding. So ये decoupling scenario को बताता है across various sectors in an economy. राइट। तो एक जनरल सेंस ये बनता है कि ना, जो मोस्टली जो वेल डेवलप्ड या वेल एस्टैब्लिश कंपनीज थी, दे आर मोर लाइक वो ज्यादा बेटर अलाइंड थे टू टेक केयर ऑफ दिस पैंडेमिक, स्पेशली एज कंपेयर टू दोज जिनके पास उतना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था। यानी मोस्टली इनफॉर्मल लोग थे, वो ज्यादा सफर करे थे एज कंपेयर टू दोज जिनके पास अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। तो उस सेंस में जो वेल ऑफ लोग थे, वो इकोनॉमिक रिकवरी उनकी बहुत ज्यादा फास्टर हुई है एज कंपेयर टू दोज जिनके पास उतने इकोनॉमिक एसेट्स नहीं थे, ठीक है। तो ब्रॉडली वो के शेप रिकवरी है कि एक जो सेगमेंट है सोसाइटी का या इकोनॉमी का, वो अच्छे से रिकवर कर रहा है, एंड दूसरा इट्स नॉट डूइंग वेरी वेल, ठीक है। सो ये मेजरली डिफरेंस था इसमें। और किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? सो एक बार बस ये ब्रीफली ये डायग्राम्स देख लेना कि वी शेप रिकवरी में क्या होता है, किस किस में रिकवर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ये एल शेप जो रिकवरी है, उसमें एज सच कभी इकोनॉमिक रिकवरी होती ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज कर सकता है कि एल शेप इकोनॉमिक रिकवरी में क्या हो रहा है। तो एल शेप में एज सच फुली जो ट्रेजेक्ट्री थी उसको कभी रिकवर नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट था। राइट, फिर आई गेस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। So next topic was banking and monetary policy. So पहला टॉपिक है इसमें बैंकिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है, जो डी सिप्स होते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक, सॉरी, जो भी डी सिप्स पब्लिक sector banks which are too big in size to fail
as they have government backing. ये ट्रू है या फॉल्स है? आपकी आवाज कट गई बट का सुन के false लग रहा है। हाँ, आई थिंक उन्होंने यही बोला था कि जितने भी DSIBs हैं उनको गवर्नमेंट बैकिंग है क्योंकि दे आर टू बिग टू फेल। तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? सो एज सच मतलब लीगली ऐसा कुछ नहीं है ना शायद, मतलब हाँ, खुद ही लीगली बचा के ऐसा समझा। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पीछे ऐसा कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है गवर्नमेंट का कि वो उनको बचाए जाकर, ठीक है। लेकिन ये चीज है कि वो इतने बड़े हैं कि उनको फेल नहीं होने दिया जा सकता, अदरवाइज उनका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। जैसे अभी IL&FS क्राइसिस हुआ था तो उसमें भी देखने को मिला था कि पूरा का पूरा इकोनॉमी जो था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, लिक्विडिटी क्रंच आ गया था। सो इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए गवर्नमेंट उनको फेल नहीं होने दे सकती। तो उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट उनको बचाने आएगी, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा स्क्रूटनी रखेगी, ठीक है। सो ये चीज है ना नीति? रही थी। करेक्ट है ना नीति? हाँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मतलब यार शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट जो सेंटेंस बोलते हैं ना वो कट जाता है, उसके बाद ऑडियो आता है आपका। बीट बॉक्स हो रही है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट बैकिंग है डीसीप को? नहीं गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है, स्क्रूटनी है उनकी उसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा। ओके। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी डिक्लेयर्ड एज DSIBs? असेट्स उसके 2% जीडीपी होना चाहिए। एक्सीड्स होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। कौन कौन से हैं अभी DSIBs? SBI, ICICI और HDFC। अच्छा, एक ये सेम वाला क्राइटेरिया जो मतलब लगभग जो होता है वो NBFC में भी होता है और एक इंश्योरेंस में भी होता है ना, उनके लिए भी कोई क्राइटेरिया है क्या ऐसा, मतलब एसेट्स या ऐसा? हाँ ठीक है, तो याद रख लेना SBI है, ICICI और HDFC है, ठीक है। और ये रिकग्नाइज कौन करता है? तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है या RBI वो इसको रिकग्नाइज करता है, ठीक है। एंड करेक्ट है, ये अभी ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक बैंक्स के चक्कर में ही वो हड़ताल चल रही है अभी, तो वो भी थोड़ा कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। ऑलराइट, और किसी का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक पे? कोऑपरेटिव बैंक्स सरपासी एक्ट के अंडर आता है क्या? आता है? कोऑपरेटिव बैंक्स सरपासी एक्ट के अंडर आता है? आता है, ट्रू होगा ना? ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरपासी एक्ट के अंडर कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। अच्छा, इंश्योरेंस वाले में जो टू बिग टू फेल डायरेक्ट जो है सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस, उसमें LIC है, GIC और न्यू इंडिया है, और शायद NBFC में भी कुछ है, लेकिन शायद इसमें IL&FS वगैरह था पहले, पता नहीं कौन कौन था, उनका क्राइटेरिया नहीं पता। सरफेसी वाला पिछले साल का था ना, ये जो आप बोल रहे थे कोऑपरेटिव वाला? हाँ, लास्ट ईयर। ओके, सो एक ईज इनिशिएटिव करा है गवर्नमेंट ने, तो वो किस बारे में? मतलब गवर्नमेंट ने नहीं, RBI ने करा, तो वो किस चीज के बारे में? ईज
डिजिटल सर्विसेज को इनहांस करके वो सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ाने की कोशिश है। सो ईज जो है वो बैंकिंग का जो वो कह सकते हैं बैंकिंग के सिटीजन सेंट्रिक ईज ऑफ डूइंग, ठीक है, ईज ऑफ बैंकिंग कह सकते हैं। तो उस चीज को बढ़ाने के लिए एक ना काइंड ऑफ असेसमेंट रखा गया है ये चीज, ठीक है। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड बनाएं, टेक एनेबल बनाएं, कोऑपरेटिव थोड़ा कोलैबोरेटिव बैंकिंग उसमें एनहांस करें, ताकि जो सिटीजन सेंट्रिक जो एक्सपीरियंस है उसको और बूस्ट किया जा सके, ठीक है। सो वो ये लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको ये याद सिर्फ पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होगा ना, हाँ, मतलब ओनली ओनली फॉर इट्स पब्लिक नॉट सेक्टर फॉर बैंक। प्राइवेट सेक्टर। राइट राइट। इस इंडेक्स कौन निकालता है, कौन प्रिपेयर करता है? वर्ल्ड बैंक, नहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना। नहीं, ईज ये वाला एनहांस एक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो निकालता है, लेकिन प्रिपेयर करता है उसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ओके। हाँ, तो आई थिंक ये लिखा हुआ नहीं था, तो यार ऐसे ऐसे कुछ इनपुट्स डालते हैं तो अपने भी नोट्स एनरिच होंगे, है ना। एक बार रिपीट कर दो प्लीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है और वो इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या करती है। This index is prepared by Indian Banking Association and index commissioned by Finance Ministry. ओके। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक पे? ऑलराइट, सो एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रेड्स, TREDS। तो ये कोई बता सकता है क्या होता है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के अंदर? क्योंकि RBI प्रमोट कर रहा है इसको एक्टिवली, इस ट्रेड्स पोर्टल को। तो कोई बता सकता है व्हाट इज ट्रेड्स? लोन्स लोन्स मिलते हैं एमएसएमई को, और जो कुछ पेमेंट अगर एमएसएमई को चाहिए तो ट्रेड्स पे डाल देंगे जो पेमेंट स्लिप होगी, तो जो बाकी जो होंगे वो खरीद लेंगे वो पेमेंट स्लिप और वो पेमेंट कर देंगे एमएसएमई को, मतलब लाइक दैट। ऐसे ही है कुछ। हाँ, इसी लाइंस पे ही है। सो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो इंडिया का एक तरीके से बैकबोन है, उनका चलता रहना जरूरी है। एंड उसी चीज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ट्रेड्स या RBI ने ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म लाया। तो इसमें बेसिकली जो MSMEs हैं वो अपना कोई लेट्स से कोई उनके पास बिल है जो उन्हें किसी PSU के थ्रू पैसे मिलने थे उसके अगेंस्ट, ठीक है। मैंने कोई सामान बेचा किसी PSU को और मेरे को उसके अगेंस्ट पैसे मिलने थे, ठीक है। तो वो एकदम से अगर पैसा वो इमिडिएटली नहीं देता है, वो कुछ टाइम के बाद देता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना जो वो जो बिल मैंने इनवॉइस जो जनरेट किया वो मैं ट्रेड्स पोर्टल के ऊपर डाल सकता हूँ। एंड वहां पे जो फाइनेंसर्स होंगे वो उस बिल को खरीद के थोड़ा सा डिस्काउंट पे खरीद कर मेरे को कुछ पैसा दे देंगे, ठीक है। तो जिससे जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहता है MSMEs के ऊपर वो रिड्यूस होगा, ठीक है। सो ये ट्रेड्स पोर्टल है, इसके अंदर पैसा सिर्फ MSMEs को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज दिमाग में रखनी है। एंड एक अच्छा है और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है बाय RBI, ठीक है। ऑलराइट, तो और कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, आई थिंक रेमन सर ने जेम भी लिखा। हाँ बोलिए स्वप्निल। और एमएसएमई का चल रहा है, तो नया जो रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन है वो बता सकता है कोई, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है और टर्नओवर क्या है, माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए।
ये अपना किसका मैं बता रहा हूँ। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन, अभी रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन। अपना मैम आप बता रहे हो क्या? मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है एक्चुअली, इसलिए आप ही ठीक है। बोलो। ऑलराइट, सो मैं बता देता हूँ। सो माइक्रो के लिए जो माइक्रो के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 करोड़ है, ठीक है, एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, ठीक है, ये माइक्रो हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं स्मॉल के ऊपर। तो स्मॉल में इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़ एंड उनका जो रेवेन्यू साइड है, सॉरी टर्नओवर साइड है, वो इट शुड बी लेस देन 50 करोड़, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मीडियम, तो इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ एंड टर्नओवर जो है 250 करोड़, ठीक है। तो इसमें ना मतलब थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो कि 1:5 का रेशियो चल रहा है। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, या आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ है तो आपका टर्नओवर 250 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर में जो रेशियो चल रहा है वो 1:5 चल रहा है। एंड बाकी आप थोड़ा सा ऐसा देख लेना कि जैसे इन्वेस्टमेंट है माइक्रो के अंदर तो उसका 10 टाइम्स हो रहा है, स्मॉल के अंदर, एंड मीडियम के अंदर उसका 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 10 5 ऐसा वो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करने में इजी रहेगा। तो पहले क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थी एंड जो सर्विस यूनिट थी उनके लिए जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट था, बट अब जो है दोनों के लिए कंबाइंड क्राइटेरिया कर दिया है। तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू करेक्ट। तो कंबाइन। दोनों को कंबाइन कर दिया गया। पहले सेपरेट था, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता था, सर्विसेज अलग होता था, बट अब दोनों कंबाइंड है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एंड आई गेस अभी सर ने वो जेम पोर्टल भी लिखा था, तो जेम पोर्टल के बारे में कोई बता सकता है क्या? जेम पोर्टल है क्या एंड कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? गवर्नमेंट ई मार्केट करेक्ट। एंड विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड इट? मे बी मिनिस्ट्री सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो चीज याद रखना। एक एमएसएमई के रिलेटेड वो चैंपियन नाम का भी एक पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, चैंपियंस। क्या? वही वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने किया है वो। या सो उसमें कोई बता सकता है कर क्या रहे हैं चैंपियन पोर्टल के अंदर हम लोग? सो बेसिकली उसमें बस इतना ही कर रहे हैं कि हम लोग जो है एमएसएमई के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल, कोई मिनिस्ट्री लेवल ग्रीवेंस हो गया या उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, तो वहां पे गवर्नमेंट जो उनको हैंड होल्डिंग या सपोर्ट दे सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में ये कि हम लोग जो है हमारे एमएसएमई सेक्टर को थोड़ा सा एक बूस्ट करें या एक तरीके से नज करें ताकि वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो वो एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल है। तो इतना ही है इसके बारे में। ऑलराइट, हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इसके बारे में कोई बता सकता है क्या कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरियाज पे अगर बैंक फेल होता है तो उसको गवर्नमेंट स्क्रूटिनी में ले लेता है? तो कोई वो क्राइटेरियाज बता सकता है ब्रॉडली? प्रॉफिटेबिलिटी वाला होता है ना, एसेट प्रॉफिटेबिलिटी आपका नीचे जा रहा है तो उठा के रख देंगे इसके अंदर। नहीं, एसेट प्रॉफिटेबिलिटी तो एक पैरामीटर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पहले वो जो आप पैरामीटर कह रहे हो रिटर्न ऑन एसेट जो था, ठीक है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जो चीज था वो पहले जरूर यूज होता था लेकिन अभी उसको बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कोई फैक्टर अभी नहीं है जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर हम देखते हैं। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर हम 3 पैरामीटर देखते हैं। पहला है कैपिटल, दूसरा है एसेट क्वालिटी एंड तीसरा है लेवरेज, ठीक है। एंड ये जो तीनों पैरामीटर्स है इनके अंदर भी फर्दर 3 थ्रेशोल्ड होते हैं,
ठीक है, थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3। अगर वो मतलब जैसे जैसे 1 से 3 की तरफ जाते हैं हम सीवीआरटी इंक्रीज करते रहते हैं, मतलब वो जो बैंक है उसके ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वो और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या इसमें? लास्ट वाला क्या बताएंगे एसेट क्वालिटी के बाद? लेवरेज, वो नीचे ही लिखा हुआ ही है इसके अंदर, अगर इंफोग्राफिक के नीचे ही जस्ट लिखा हुआ वो चीज, तीनों पैरामीटर लिखे हुए हैं। एंड वो जो जैसा अभी बात किया था हमने कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पहले इंडिकेटर के तौर पे यूज होता था, बट अभी उसे लिस्ट में से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये 3 पैरामीटर, कैपिटल एसेट। ओके, सो जस्ट ओके, सो आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? ठीक है, माइक से यार नॉइज आ रहा है, नहीं क्लियर नहीं है। आपका मॉर्स कोड में आ रहा है मैसेज, वापस से ज्वाइन कर लो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन पूछता हूँ। सो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू बैंक्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो और किसको एप्लीकेबल है? एनबीएफसी। करेक्ट। सो ये जो ट्रू फॉल्स सवाल पूछे ना, तो इसमें अगर आप ट्रू या फॉल्स बता रहे हो तो आप रीजन भी बताने का कोशिश करोगे क्या रीजन है। तो ये चीज करेक्ट है कि एनबीएफसी के ऊपर भी हम लोग लगाने लग गए हैं। ठीक है, सो एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि ऑल एनबीएफसीज आर कवर्ड अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स है, सारी नहीं है, कुछ ही है जो इम्पोर्ट वाली है ना, वही डाली है ना सर, ESB वाली। करेक्ट, करेक्ट, मतलब सारे एनबीएफसी पे नहीं है, कुछ एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने डाल रखे, ये आरबीआई ने डाल रखे हैं, तो ऊपर लिखे हुए भी हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि एक्सेप्ट नहीं करे पब्लिक फंड्स को, तो उनको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्लैंकेट वो नहीं है कि ब्लैंकेट प्रोविजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, बैंक में सभी को होता है क्या, या उसमें भी एक्सेप्शन है कुछ? बैंक में भी यही सेम चीज है कि सबको नहीं है, इसमें से जो पेमेंट बैंक्स है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको नहीं लागू होता ये चीज, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला। हाँ, उनका तो फिर वो भी ज्यादा है ना, उनको मतलब रिजर्व में भी ज्यादा रखना पड़ता है, मतलब बैंक कुछ ऐसा है, इसलिए शायद नहीं डाल रखा उनको ना इसमें। हाँ, मतलब उनपे पहले ही बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पेमेंट्स बैंक पे देखो तो 75% आपको G6 में इन्वेस्ट करना, तो वैसे ही उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो या करेक्ट। ऑलराइट, सो ये बताओ कि गवर्नमेंट आरबीआई डिसाइड कैसे करता है कि किसी बैंक को पीसीए में डालना है कि नहीं डालना, तो किस बेसिस पे डिसाइड करता है? मतलब हमने पैरामीटर्स तो देख लिए हैं, लेकिन और कौन से वो रिपोर्ट्स है जिनको रीड करके वो डिसाइड करेगा कि वो उसको डालना चाहिए पीसीए में या नहीं? सो सिंपल है, एक या तो ऑडिटेड जो रिपोर्ट होती है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, उनको ऑडिट करने पे ऐसा मिलता है कि वो जो पैरामीटर जो हमने 3 डिस्कस किए थे, कैपिटल, एसेट क्वालिटी, लेवरेज, उन पे वो फेल हो रहा है, तो उसको डाल सकते हैं। या फिर और कोई रैंडम रिपोर्ट जो आरबीआई को लगता है कि हाँ क्या अब इंटरवेंशन जरूरी हो गया बैंक के अंदर, तो वो वहां पे इंटरवीन कर सकता है। ठीक है, सो वो चीज याद रखना। और एग्जिट कब करेगा, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में से निकालेगा कब किसी बैंक को? जब लगेगी सिचुएशन ठीक वही होगी। बोलिए स्वप्न। वही जो रिस्क थ्रेशोल्ड होता है, अगर वो जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें लग रहा है कि उस थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो मतलब सेफ है वो बैंक, तो ओपीसी के बाहर निकाल देती है आरबीआई। करेक्ट,
करेक्ट है। और जो लास्ट 4 जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया, उनके बेसिस पे डिसाइड करेगा। लेकिन उसमें एक कैवेट ये भी है कि उन 4 में से एक जो है, हाँ, उनमें से 4 में से जो एक है वो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। यानी जो साल के आखिर में जो एक रिजल्ट निकलता है ना कंसोलिडेटेड, उनमें से एक रिपोर्ट वो होनी चाहिए ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके बाद वो निकाल सकता है उस बैंक को। सो ये थ्रेशहोल्ड देख लेना कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, जैसे 1 के अंदर देखो तो रेस्ट्रिक्शन कर सकता है कि डिविडेंड्स नहीं पे करने, शेयर्स में जो डिविडेंड पे करना होता है वो नहीं करना, आपको फिर और किसी बहुत ज्यादा रिस्की जो लोन्स है वो नहीं देने। ठीक है, रिस्क होल्ड थ्रेशहोल्ड 2 में आप आरबीआई जो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ब्रांच एक्सपेंशन को। ठीक है, डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों। और थर्ड वाले के अंदर बिल्कुल कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, वो सब कुछ चीजें पे रोक लगा सकता है। ठीक है, एंड बाकी डिस्क्रिशनरी एक्शन में तो कोई ऐसा लिमिट ही नहीं है, वो जो मर्जी उसको ठीक लगता है वो वहां पे वो कर सकता है। ठीक है, सो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है। सो एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि एनबीएफसी जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। ट्रू होगा फॉल्स होगा? It's false. NBFC are registered in companies there. 1956 वाला है ना? Yes, 1956. करेक्ट। तो वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होता है। सो और कोई कुछ डेफिनेशन बता सकते हो जिसके ऊपर एनबीएफसी को क्लासिफाई किया जाता है? मतलब अपार्ट फ्रॉम कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, इसके अलावा क्या चीज वो करता है तब एनबीएफसी बोलेंगे? पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं होते ना ये, जो अपना होता है। तो ये बैंक से ऐसे डिफरेंस है, कोई ये है। और कुछ लोन वगैरह नहीं दे सकती जैसे कि, ठीक है, कुछ लिमिटेड चीज़ों में ही ये करती है ना, इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ ऐसा रहता है। कुछ एनबीएफसीज डिपॉजिट्स भी लेती हैं। करेक्ट। तो मतलब अगर तो सपोज हम बात करते हैं ना, वो निधि कंपनीज हो गई, कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो वो सब जो है वो डिपॉजिट लेते हैं एंड वो एनबीएफसी के अंडर आते हैं, क्योंकि उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर के अंदर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, मोस्टली उसके जो एसेट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट में नहीं लगते हैं, तब जाके हम उसको एनबीएफसी जो है वो क्लासिफाई करते हैं। तो वो थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो निधि कंपनी का आया है तो एक चीज बता देता हूँ। निधि कंपनी और चिट फंड्स होते हैं, उसमें एफडीआई बैन है पूरी तरह से। राइट। ऑलराइट, सो याद रखना लक्ष्मी चिट फंड वाला एक केस था एक मूवी में, तो वहां से याद रह सकता है कि थोड़ा रिस्की होता है, तो इसलिए एफडीआई वगैरह अलाउड नहीं है उसमें। ठीक है, ऑलराइट, और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? निधि कंपनी क्या होती है, कोई बता सकता है एग्जैक्टली? छोटा छोटा, आई थिंक छोटा छोटा अमाउंट डालकर वो कहीं आगे इन्वेस्ट कर देती है, फिर रिटर्न में पैसा निकालती है, सही तो होता है? हाँ राइट, ऐसे ही कुछ। एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं है पूरी तरह से, देख लेना फिर से एक बार। ठीक है, ऑलराइट। सो कोई हाँ बोलो प्लीज। NBFCs are regulated by RBI only. True, false statement. फॉल्स। सेबी भी होता है ना, कुछ सेबी कर रहा होता है। हाँ, मतलब वो जिस सेक्टर में काम कर रहा है उस सेक्टर का उसके ऊपर रेगुलेटर लागू होगा। लेट्स से म्यूचुअल फंड में है तो फिर सेबी होगा, इंश्योरेंस में है तो फिर आईआरडीए होगा, बैंकिंग वगैरह जैसे अभी हम एनबीएफसी पढ़ ही रहे थे तो वो आरबीआई भी रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन दे आर परफॉर्मिंग। ओके, कोई सीएआर को डिफाइन कर सकता है? सीआरएआर या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? जो निधि
तो निधि का मतलब होता है पैसा, संचित पैसा जो होता है। तो निधि का मतलब ही संचित पैसा होता है। तो उसके अंदर क्या करना होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको वहां पे पैसे कलेक्ट करवाने होते हैं और उसके बाद लोन्स इंश्योर होती है। तो इसलिए, और वो जो होता है वो खाली मेंबर्स को ही मिलता है, तो इसलिए उसे निधि बोला जाता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है वो हर जो आरबीआई होता है वो इंश्योर करता है, उसके अंदर बैंक्स को उतना पैसा अपने पास रखना होता है सो एज टू इंश्योर कि कोई भी अनफॉर्सिएबल कंडीशन हो उसमें मतलब वो डूब ना जाए। उसको मेंटेन करने के लिए इस रेशियो को उन्हें अडॉप्ट करना होता है। करेक्ट। सो फॉर्मूला जैसा होता है कि टीयर 1 कैपिटल मतलब कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। तो ऊपर कैपिटल में भी दो फर्दर डिवीजन होते हैं, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल एंड अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट, यानी जो जो आपने बेस्ड ऑन कितना रिस्क है आपके उस एसेट के ऊपर वो डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। तो T1 कौन सा कैपिटल होता है? T1 जो प्राइमरी कैपिटल होता है वो होता है जो कि जो बैंक्स के जो प्रमोटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने उसमें डाला होता है। तो वो एक सबसे कह सकते हैं सबसे इफेक्टिव पैसा होता है उसके अंदर। टीयर 2 जो होता है इतना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले करता है। टीयर 2 कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल है जो कि गवर्नमेंट जो उस बैंक ने किसी और बिजनेस के थ्रू एक्वायर किया रहता है, मतलब नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द बैंकिंग ऑपरेशंस बट और कोई एक्टिविटी से जो पैसा एक्वायर किया रहेगा वो टीयर 2 कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो मेजॉरिटी रोल जो होता है वो टीयर 1 कैपिटल का होता है। जैसे अभी येस बैंक फेल हुआ था ना, तो उसने ये टीयर 1 कैपिटल को ही बाद में जो जैसे एसबीआई ने उसमें इन्वेस्ट किया और भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो सारा पैसा जो है उसके टीयर 1 कैपिटल में गया था, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन है किसी का? मतलब जितना हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा उतना वो अ, अच्छा नहीं होगा बैंक के सर्वाइवल के लिए। करेक्ट करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है। बेजल नॉर्म्स में बेसिकली ये सब चीजें बोला गया था कि कितना रखना है। सो बेजल नॉर्म में ये चीज बोली गई थी कि 8% रखो, ठीक है। मतलब 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है तो मतलब उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड इंडिया में उसको हाँ इंडिया में उसको और स्ट्रेंथन किया गया, उसको 9% रखा गया, ठीक है। तो बेजल नॉर्म्स के अंडर ही गिवन था। एक क्वेश्चन है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। Small financial banks are established under Banking Regulation Act. True or false? कौन से एक्ट के अंदर बना है? Small financial banks are established under Companies Act 2013. Right. और स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो वो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वाला उसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे स्केड्यूल होता है उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। एनपीए क्या होता है? यार बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विजय, रॉबिन, डी, आशीष। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एंड टाइमलाइन क्या रहता है एनपीए के लिए? 90 डेज। 90 डेज। करेक्ट। सो उससे पहले भी कैटेगरी रहती है कि मतलब सीधा 90 डेज होने पे तो एनपीए हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले भी कैटेगरी रहती है SMA 0, SMA 1, SMA 2, ठीक है। वो 30 डेज का सेगमेंट होता है। तो उसके बाद जब ये पूरा 30 डेज हो जाता है तो 90 डेज कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद एनपीए कंसीडर किया जाता है। एंड एनपीए के अंदर ना तो कोई इंटरेस्ट पे किया गया 90 डेज के अंदर एंड उसके ऊपर कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे किया गया, तब उसको एनपीए कंसीडर करेंगे, ठीक है। करेक्ट।
एंड एनपीए के बाद प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो होता है, वो क्या होता है? प्रोविजनिंग जो है एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपको किसी चीज से लॉस होने वाला है, तो आप उसको एक तरीके से टेक केयर करने के लिए कुछ अमाउंट है पैसे का पहले ही रिजर्व रखते हो। ठीक है। करेक्ट। इसीलिए जब एनपीए बढ़ता है तो जो बैंक्स है उनको कुछ पैसा अपने पास साइड लाइन करके रखना पड़ता है एज ए कॉन्टेंजेंसी मेजर, कि अगर लेट्स से कुछ बैंक पूरा फेल हो गया तो हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा तो होना चाहिए। तो वो जैसे जैसे प्रोविजनिंग अमाउंट बढ़ता रहता है तो उस बैंक की लेवरेजेबिलिटी घटती रहती है। इसी को बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। क्या एनपी एक तरफ बढ़ता जा करेक्ट। रहा है और दूसरी तरफ लेवरेज जो है वो कम हो रही है, मतलब जो क्रेडिट हम दे सकते हैं वो कम हो रहा है। ठीक है। करेक्ट। और जो रिजर्व अमाउंट होती है वो बैंक्स को उनके प्रॉफिट में से अलग करनी होती है रिजर्व के लिए, रेवेन्यू में से नहीं होने होती वो। सो उनकी लेंडिंग एबिलिटी वो डिक्रीज होती है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ने से, तो इसलिए राइट। इसके लिए वो कभी कभी ज्यादा अगर रिकवर होने वाला नहीं है तो रिट ऑफ कर देते, रिट ऑफ ही बोलते हैं ना? हाँ, राइट ऑफ कर देते हैं राइट उसको। ऑफ, राइट ऑफ, या सॉरी। राइट ऑफ बेसिकली वो भी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है कि आप अपनी बैलेंस शीट सुधारने के लिए जो पैसा आपसे नहीं रिकवर हो सकता, जैसे इसमें भी एनपी हो गया, उसके बाद भी फिर कैटेगरी होती है डाउटफुल एसेट, स्ट्रेस एसेट। ठीक है। तो फिर 2 साल से अगर ऊपर, मतलब कायदे से ऐसा ही होता है ज्यादातर कि 2 साल से ऊपर हो गया है तो फिर उसको वो नहीं रिकवर करते हैं। वो मान लेते हैं कि अब ये नहीं आने वाला, इसको रिकवर करने जाएंगे तो उल्टा पैसा खर्च होगा। ठीक है। तो वो उसको टाटा बाय बाय बोल देते हैं। करेक्ट। वो चीज वहां पे होती है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है, हम लोग कहाँ गए? हाँ, जो बैंक्स के अंदर जो पैसा होता है वो इंश्योर्ड होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट तक। तो उसके बारे में कोई बता सकता है कि कितना अमाउंट पैसा इंश्योर्ड होता है और कौन सी एजेंसी इंश्योर करती है उस पैसे को शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में? एक एजेंसी होती है DICGC। अब किसी को कुछ याद आ रहा है? 5 lakhs। हाँ, तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक एजेंसी है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ट्रू और फॉल्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है क्या? फॉल्स, आरबीआई के अंडर होगी। करेक्ट। टोटली या होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। वो याद रखना। एंड दूसरा भी गवर्नमेंट ही है, इसका जो एक्ट है उसको चेंज करके जो लिमिट थी जिसको सिक्योर करते हैं हम, वो रख दिया था एज 5 लाख रुपीज। ठीक है। तो अगर आपका किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में पैसा है तो वहां पे 5 करोड़ तक आपका पैसा जो है, सॉरी 5 लाख तक आपका जो पैसा है वो सिक्योर रहेगा। ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वो 5 लाख फॉर ईच अकाउंट होगा इन ईच बैंक, मतलब आपके अलग अलग बैंक में अकाउंट है तो मतलब अलग अलग बैंक के लिए वो 5 लाख इंश्योरेंस होगा। राइट। और कोई क्वेश्चन है किसी का? यार ये आई थिंक रिवाइज स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो इसमें एनबीएफसीज को रेगुलेट करने के लिए कुछ वो पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि किस बेसिस पे कितना वो जो है वो क्लासिफाई करेंगे कि इसको कितना रेगुलेशन में लाना है। तो वो आई थिंक जनरल नंबर्स हैं काफी सारे, तो उनको एक बार देख लेना। मेरे को तो अभी लग नहीं रहा कुछ इसमें से डायरेक्टली कुछ पूछा जा सकता है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक पे। पेमेंट बैंक था नेक्स्ट टॉपिक। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या?
बैंक किस कमेटी ने रेकमेंड किया था? नचिकेत मोर ना? हाँ। नचिकेत मौर्य कमेटी। और किसके अंडर रजिस्टर किया जाता है? कंपनीज कंपनीज एक्ट में। एक्ट 2013 और लाइसेंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अभी एक नियो बैंक और चैलेंजर चैलेंजर बैंक नाम का एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। आई थिंक बजट में भी उसका मेंशन था। तो क्या होता है, बता सकता है कोई? नियो बैंक शायद वो होते हैं जो ओनली ऑनलाइन में काम करते हैं ना, जो फुल डिजिटल 100% वो होते हैं नियो बैंक। राइट। सो नियो बैंक तो हो गया, एंड चैलेंजर बैंक जो है आई थिंक वही जो कुछ छोटे छोटे नए नए बैंक्स आते हैं एंड जो एग्जिस्टिंग जो बैंक्स हैं उनको चैलेंज करते हैं, तो आई थिंक वही है चैलेंजर बैंक, है ना? ठीक है। सो मिनिमम पेड अप कैपिटल बता दो कितना होता है ये पेमेंट बैंक के लिए। 100 करोड़ ऐसे लिखा। करेक्ट। तो 100 करोड़ जो है इसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है। तो कोई बता सकता है मिनिमम पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है? मतलब इतना होना चाहिए ना आपके पास। पेड अप का मतलब आपने शायद मार्केट से उठाया हो या इक्विटी हो, उसको बोलते हैं ना शायद। हाँ, मतलब जब कंपनी जो फॉर्म हुआ था तो उसके अंदर उनके पास जो कैपिटल होना चाहिए, चाहे वो शेयर होल्डर्स ने डाला हो या कैसे भी वो लोन उठा के लेके आए हो, तो उनके पास 100 करोड़ तक का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, जब वो ऑपरेशन शुरू करें। एंड CAR जो इनके लिए रखा गया वो 15% रखा गया है, तो वो थोड़ा चीज इंपॉर्टेंट है। एंड फर्दर एक चीज ये भी था कि प्रमोटर्स को ना उसके अंदर एटलीस्ट 40% जो अपना पेड अप कैपिटल के अंदर जो शेयर है वो मेंटेन करना पड़ेगा पहले 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन पहले 5 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा 40% उसके अंदर स्टेक। सो कितना पैसा जमा कर सकते हैं एट मैक्स किसी पेमेंट बैंक के अंदर? 1 लाख। करेक्ट। सो ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों इशू कर सकता है, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स। क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते। करेक्ट। तो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता, ओनली डेबिट कार्ड दे कैन इशू, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, डेबिट से रिलेटेड ही, तो नहीं इम्पोर्टेंट है। एंड रिसेंटली वो रिसेंटली पेटीएम पेटीएम को शेड्यूल स्टेटस मिला है रिजर्व बैंक से, जो पहले पेमेंट बैंक था। करेक्ट, उसको भी मिल गया एंड एयरटेल को भी मिल गया है, तो इन दोनों को एयरटेल, ओके। हाँ, ये दोनों अब उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है, मतलब आपको शेड्यूल कब मिलेगा? कंडीशन है ना, प्री कंडीशन। कंडीशन तो आई थिंक वो चेंज करा था कुछ उन्होंने, अब तो ऑन टैप लाइसेंसिंग कर दिया है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप कभी भी आके क्लेम कर सकते हो कि हमें बैंक बनना है, उसके अकॉर्डिंग से वो फिर स्क्रूटिनाइज करेंगे वो एप्लीकेशन को। मेरे ऐसा भी कुछ होता है, याद नहीं आ रही एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को भी।
ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो अभी जस्ट यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है क्या? तो इसके अंडर चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ऑफ दिस कॉर्पोरेशन? Deputy Governor of RBI is ex-officio chairman. Right. सो एक क्वेश्चन है कि ये जो DGCI है, ये इंश्योरेंस जो है वो देता है इंडिविजुअल्स को, बैंक में अकाउंट होल्डर्स को। तो इसके लिए जो प्रीमियम है वो इंडिविजुअल बैंक होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स से लेता है। ट्रू होगा फॉल्स होगा? False. तो किससे लेता है? बैंक देता है। बैंक से। करेक्ट। तो ये चीज याद रखना, बैंक से वो चीज पैसा लेगा, ना कि फ्रॉम अकाउंट होल्डर। ठीक है। सो एक स्टेटमेंट है कि इट कवर्स ऑल कमर्शियल बैंक्स अंडर इट्स परव्यू। ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा। हाँ, मतलब वो देख लेना कि मोस्टली जब हम ऑल इस टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ज्यादातर रेड फ्लैग आ जाता है कि हाँ गलत हो सकता है। बट ये चीज सही है, सारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको कवर करता है, चाहे फिर वो पेमेंट हो, स्मॉल फाइनेंशियल हो, RRBs हो, फॉरेन बैंक ब्रांचेस जो कि इंडिया में खोली गई हो, या लोकल एरिया या कोऑपरेटिव हो, उन सबको ये कवर करता है। ठीक है। NBFC को भी कवर करता है ना? नहीं, NBFC बैंक नहीं हुआ ना? हाँ, उसको नहीं करता है, याद रखना। ना, उसको नहीं करता है, मतलब उसके नाम ही नॉन बैंकिंग आ गया। हाँ वही। राइट। सो 90 डेज का टाइमलाइन होता है जिसके अंदर इसको वो इंटरिम पेमेंट करना होता है अगर कोई बैंक फेल हो जाता है। ठीक है। एंड प्रीमियम जो है वो सीलिंग रखा गया 15 पैसे का ऑन प्रीमियम, एंड DGCI टू नोटिफाई सीलिंग प्रीमियम विद प्रायर RBI अप्रूवल। ठीक है। तो RBI के अप्रूवल से करेगा। वो सोचना भी आसान है कि सिंस गवर्नमेंट के अंडर ही काम, सॉरी RBI के अंडर ही है, तो RBI से अल्टीमेटली अप्रूवल लेगा। ठीक है। करेक्ट। डेप्यूटी गवर्नर ही चेयरमैन है ना? करेक्ट। और सो और कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे किसी का? ऐसे ही है, मतलब इन केस SBI कल को चले जाती है और आप लोग का अकाउंट है मान लो, ठीक है, तो जो DICGC है वो पैसा किसको देगी? अकाउंट होल्डर को डायरेक्टली? हाँ, अगर कोई क्राइसिस होता है तो मे बी अकाउंट होल्डर को ही दिया जाएगा। सब लोगों की लिस्ट बनाता है जो लिक्विडेट कर रहा है, तो वो लिक्विडेट करने वाला ही लिस्ट सबमिट करता है DIGC को, और फिर वो लिक्विडेट करने वाले को पैसा देती है। इन शॉर्ट, द बैंक विच हैज गॉन अंडर द क्राइसिस एंड इज नाउ लिक्विडेटिंग, वही डील करता है। सो देयर इज अ मिडल मैन इन बिटवीन, इसलिए इट कैन बी कॉल्ड सॉर्ट ऑफ ड्रॉबैक हियर, बट अच्छा, मतलब वो जो लिक्विडेट कर रहा है उसको पैसा जाता है, वो फिर फर्दर इंडिविजुअल जो अकाउंट होल्डर है उनको पैसा देता है ना? करेक्ट। तब डायरेक्टली। ये वैसे 90 डेज लिमिट लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी वो PMC बैंक वाले तो आज तक आई थिंक रो रहे हैं कि पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। तो इश्यू तो है कि प्रैक्टिस में अलग है, कंटेक्स्ट में थोड़ा अलग है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट दो कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है। तो इंश्योरेंस पे पेनिट्रेशन जो है वो टोटल प्रीमियम डिवाइडेड बाय GDP जो होता है वो पेनिट्रेशन बोल सकते हैं।
and insurance intensity is डेंसिटी वो मेरे को नहीं याद आ रहा, एक बार कोई और बता दो। रेमंड सर आप बता दो। प्रीमियम टू पॉपुलेशन, मतलब पर कैपिटा प्रीमियम कितना है, वो इंश्योरेंस डेंसिटी होगी। हाँ, टोटल प्रीमियम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, करेक्ट, सही है। ऑलराइट देन, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक इसको लास्ट रखते हैं आज के लिए, टाइम काफी हो जाएगा तब तक, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज असेट क्वालिटी एंड रीस्ट्रक्चरिंग। सो पहला है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? आईपीसी के बाद बेटर एनपीए क्राइसिस को मैनेज करा गया है, ट्रू या फॉल्स? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। There has been an improvement in resolving the insolvency after post IBC 2016 Act. True or false? True. False. अभी भी False है। पहले 1% होता था, अभी 0.5% चल रहा है। जब अभी maybe due to pandemic। हाँ, सॉरी, पैंडेमिक की वजह से रेशियो डाउन चला गया है क्या? पहले तो मेरे ख्याल से ठीक। हाँ करेक्ट, डिमोनेटाइजेशन तक मतलब ऐसा था कि 8% चल रहा था, आईबीसी से मार्जिनल पॉइंट में इम्प्रूवमेंट आया था, राइट। सो इट वाज लाइक कि हम 1.2 तक पहुंच गए थे 2016 में। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन वी आर नाउ अगेन बैक इन 0.0 सीरीज में। सो प्रेजेंटली आई थिंक इट्स अराउंड 0.7 या 8, तो हम इतने में चल रहे हैं ना। सो जो 2016 में था इट वाज अराउंड 0.9 या 1.1 एंड राइट नाउ वी आर बिलो दैट। ओके, मोस्टली सब आईबीसी प्रेफर करते हैं ना रादर देन दैट सरपासी एक्ट। मतलब ज्यादा केसेस तो आईबीसी के अंडर ही प्रेफर करते हैं सब रिजॉल्व करने के लिए। राइट। ठीक है। सो पहले तो ये बता दो कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में डिफरेंस क्या है? सॉरी, बैंकरप्सी और डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में देखे तो डिफॉल्ट की यू डिड नॉट पे, एक टाइम का नहीं पे किया, बट बैंक्रप्सी इज लाइक यू हैव बीन अनाउंस्ड कि अब यू आर बैंक्रप्ट, लाइक बहुत टाइम से यू हैवंट पेड, वेरी जनरल। मतलब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद, मतलब बैंकरप्सी। हाँ, मतलब एक्चुअली वो क्वेश्चन ऐसे था, बैंकरप्सी वर्सेस इंसॉल्वेंसी। सो इंसॉल्वेंसी मतलब कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इट्स अ स्टेट वेयर यू कैन नॉट पे व्हाटएवर एग्जिस्टिंग डेट यू हैव, ठीक है। ना इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो, ना प्रिंसिपल पे कर पा रहे हो। लेकिन बैंकरप्सी जो है वो एक लीगल प्रोविजन है कि कोई कोर्ट या कोई और लीगल ज्यूरिडिक्शन जो भी उस प्लेस में है वो डिक्लेयर करेगा कि आप बैंकरप्ट हो गए हो, ठीक है। तो इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब लीगल डिक्लेरेशन कि आप पे नहीं कर सकते हो। और इंसॉल्वेंसी है कि आप बस एक स्टेट में आ चुके हो जहां यू कैन नॉट पे योर डेट्स, ठीक है। सो वो डिफरेंस है, एक चीज लीगल है एंड एक जस्ट एक कॉमन फिनोमेना है, ठीक है। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है आईबीसी से रिलेटेड? एक वो एक्ट भी है ना, वो कुछ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ऐसा कुछ। हाँ, वो क्या है एग्जैक्टली? विलफुल डिफॉल्टर, अगर आई थिंक 50 करोड़ है क्या उसमें लिमिट फ्यूजिटिव इकोनॉमिक डिफॉल्टर से?
एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है पूरा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो 100 करोड़ एटलीस्ट का अगर ऑफेंस किया किसी ने तो उसको फिर रिकॉग्नाइज करते हैं इस एक्ट के अंडर, ठीक है। एंड स्पेशल कोर्ट लगता है पीएमएल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह जो है उसके अंडर प्रोसीडिंग चलती है इसके अंडर, ठीक है। तो ये मोर और लेस। ऑलराइट, सो एक टर्म इसमें यूज होता है आईबीसी के अंदर, क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो वो क्या होता है, क्या रोल होता है उनका? राइट, सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बेसिकली जिन जो जो लोग लेंडर्स हैं उस किसी फर्म को जो कि अभी डिफॉल्ट हो गई है, तो उनको कमिटी, एक कमेटी बनानी रहती है, वो मिलके फिर एक रेजोल्यूशन प्लान को ऊपर डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंड उसमें अभी करंटली जो परसेंटेज है एग्रीमेंट का वो है 66%। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग भी रखा गया है। सो अभी जनरली 66% है कि अगर 66% क्रेडिटर्स जो है एग्री करते हैं एक रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर, फिर उस रेजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कमेटी जो है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करती है। तो उसमें भी दो टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो उनके बीच में डिफरेंस बता सकता है कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ऑपरेशनल क्रेडिटर वर्सेस फाइनेंशियल क्रेडिटर। सो ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होता है जो कि जो डे टू डे ऑपरेशंस में, अगर सपोज किसी को पैसा किसी से लिया है, लेट्स से इफ आई एम एमएसएमई, ठीक है। सो मेरे लिए ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होगा? जिससे सपोज मैंने सामान उधार पे लिया था, कोई इनपुट रॉ मटेरियल मैंने उधार पे ले लिया, ठीक है। मैं उससे बिल कटवा के ले आया, इनवॉइस ले आया, मैंने बोला कि मैं इस सर्टेन डेट को पे कर दूंगा, लेकिन मैं पे नहीं कर पाया, ठीक है। सो आई एम ऑपरेशनल क्रेडिटर फॉर दैट फर्म, ठीक है। एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है कि सपोज मैं एक एमएसएमई हूँ अगेन, और मैं किसी बैंक से जाके लोन ले रहा हूँ, तो वो बैंक जो है मेरे लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होता है, ठीक है। एंड दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है। पहले इसमें ऐसा था इनिशियली कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को इक्वल वेटेज दिया गया था ओवर ऑपरेशनल क्रेडिटर, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस जो प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया था ऑन बेसिस ऑफ आर्टिकल 14 के सबको इक्वालिटी है। सो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन है इस पे? तो वो एक कमेटी गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी इसके आउटकम्स को ट्रैक करने के लिए, आईबीसी के। तो उस कमेटी का नाम पता है क्या? जीएन वाजपेयी कमेटी। करेक्ट। तो जीएन वाजपेयी कमेटी थोड़ा दिमाग में रखना, इम्पोर्टेंट है। एंड क्या क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इज आल्सो कवर्ड अंडर आईबीसी? इज इट ट्रू? फॉल्स। हाँ, मतलब अभी प्रॉपरली वो चीज इसके परव्यू में नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास और थोड़े सर्टेन एग्रीमेंट्स हैं, लाइक बायलेटरल एग्रीमेंट्स बिटवीन टू कंट्रीज, तो उसके थ्रू हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। और कोई किसी का क्वेश्चन है कि इस पे? तो इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बता दो, आईबीसी में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है?
अगर आपको इनिशिएट करना है प्रोसीडिंग इस आईबीसी के अंडर, तो कहाँ आपको अप्रोच करना पड़ेगा? एनसीएलटी। ओके, सो ओनली एनसीएलटी क्या, या और भी कोई प्लेटफॉर्म है? इसके बाद एनसीएलटी के बाद एलईटी पे जाते हैं ना, फिर वो फाइनल हो जाता है। हाँ, लेकिन वो अपीलेट है वो। जैसे एनसीएलटी के साथ साथ एक डीआरटी भी होता है, ठीक है? डीआरटी जो है डेट रिकवरी, हाँ, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। एंड ये जो होता है ये इंडिविजुअल्स प्लस जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं उसके अंदर किसी फर्म को अगर आपने ट्राई करना है तो फिर आपको डीआरटी में जाना पड़ेगा। एंड अगर उसके डिसीजन से सहमत नहीं हो, तो चाहे डीआरटी हो गया चाहे एनसीएलटी हो गया, उसके डिसीजन से आप सहमत नहीं हो तो फिर आप एनसीएलटी के पास जा सकते हो, विच इज एन अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है? इनसे अपील वहां पे लाई करेगी। तो एक क्वेश्चन है कि NCLAT is formed under RBI Act of 1934, ट्रू होगा फॉल्स होगा? कौन से एक्ट के अंडर बना? हाँ, फॉल्स है। कौन से एक्ट के अंडर बना? शायद कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनाए हो। करेक्ट, वो कंपनीज एक्ट के अंडर ही है, तो वो चीज याद रखना। दोनों भी एनसीएलटी और एनसीएलटी दोनों भी कंपनीज एक्ट 2013। करेक्ट, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या इस टॉपिक पे? ठीक है, तो फिर यार आई थिंक आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं ना। ओके।